सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की सभी मंत्रियों के साथ बैठक, मंत्रालयों के कामकाज का लिया जायजा, योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश। पाकिस्तान ने मुंबई हमले में मांगे और सबूत, कश्मीर में महबूबा की पाक को चेतावनी। सुषमा स्वराज ने भी आतंकवाद को लेकर की कड़ी आलोचना। विश्व बैंक का ऐलान, भारत सबसे बड़ा साझेदार। अध्यक्ष जिम योंग किम की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात, सामाजिक क्षेत्र में हर संभव मदद देने का वादा। ब्रिटेन पर यूरोपीय संघ का सख्त रुख, बाहर निकलने पर ही होगी वार्ता। प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ रोचक, गृह मंत्री टेरेसा और न्याय मंत्री माइकल गोव ने पेश की दावेदारी। और विंबलडन में बड़ा उलटफेर, महिला एकल से फ्रेंच ओपन चैंपियन मुगुरुजा बाहर। पुरुष वर्ग में फेडरर का सफर थमा, मरे और निशिकोरी तीसरे दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी मंत्रियों के कामकाज का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने मंत्री परिषद के साथ 4 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक करके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों के जरिए बजटीय आवंटन के सही इस्तेमाल की भी पड़ताल की। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि आम आदमी तक फायदा पहुंचाने के लिहाज से ही योजनाएं तैयार की जाएं। प्रधानमंत्री का कहना था कि चुनाव घोषणा पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है उन्हें सही भावना के साथ लागू किया जाए। इससे विपक्ष को सरकार पर वादे पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। कई मंत्रियों ने यह सुझाव दिया कि बजट का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। इस दौरान शीर्ष नौकरशाहों ने 100 से ज्यादा स्लाइड के जरिए विभागों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति को समझाने की कोशिश की। पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी कमी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 89 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, वहीं डीजल के दाम 49 पैसे प्रति लीटर घटाए गए हैं। 2 महीने के दौरान डीजल और पेट्रोल के दाम पहली बार घटाए गए हैं। नई दरें गुरुवार आधी रात से लागू हो गईं। ताजा कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 64 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, वहीं डीजल के दाम 54 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। इससे पहले 16 जून को पेट्रोल के दाम 5 पैसे और डीजल के 1 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद ये कटौती की गई है। भारत में सौर ऊर्जा के लिए विश्व बैंक $1 अरब की मदद देगा। सौर ऊर्जा के लिए ये किसी भी देश को सबसे बड़ा कर्ज है। विश्व बैंक ने भारत को अहम साझेदार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के बीच मुलाकात सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए खास रही। विश्व बैंक ने सौर ऊर्जा के लिए भारत को $1 अरब की मदद का वादा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये समझौता हुआ। विश्व बैंक ने 121 देशों के गठबंधन सोलर अलायंस के साथ भी करार किया है। इसका मकसद साल 2030 तक $10,000 करोड़ का निवेश जुटाना है। India continues to be one of our absolutely most important partners. Our goals are to end extreme poverty in the world and boost shared prosperity. And India's success over the last 2 years is one of the true bright spots. भारत और विश्व बैंक के बीच $60 करोड़ से अधिक के रूफटॉप सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भी समझौता हुआ। इससे 400 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने में मदद मिलेगी। कुछ इनोवेटिव फाइनेंसिंग, नए प्रकार के फाइनेंस के मॉडल्स पे भी चर्चा हुई, जिससे वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यक्रम को और गति दे सकें। कारोबार में सहूलियत के लिए भी विश्व बैंक ने भारत की कोशिशों की सराहना की। इस मामले में भारत विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। India also has a keen interest with the kind of improvements taking place in India. With regard to the ease of business ranking, we've made out
we've given our viewpoint to the World Bank. Their teams will separately be coming to India to assess the progress which we made in this regard. प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में विश्व बैंक के योगदान की सराहना की। विश्व बैंक स्मार्ट सिटी, कौशल विकास, स्वच्छ भारत और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की मदद कर रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ब्याज दरें तय करने के लिए मौद्रिक नीति समिति पर काम जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने संसदीय समिति के सामने गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाने की वकालत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक में मौद्रिक नीति समिति पर चर्चा हुई। I think we are putting out the structure of the MPC. Let's see how far it gets. दरअसल अब तक मौद्रिक नीति यानी ब्याज दरें तय करने का काम रिजर्व बैंक करता है। अब ये काम 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति बहुमत से करेगी। इसके लिए आरबीआई कानून में बदलाव हो चुका है। 6 सदस्यों में 3 रिजर्व बैंक से होंगे, इनमें गवर्नर भी शामिल हैं। वहीं 3 लोगों का चयन एक सरकारी समिति करेगी, जिसमें गवर्नर भी होंगे। राजन ने आरबीआई गवर्नर के 3 साल के कार्यकाल को बढ़ाने की भी मांग की है। गुरुवार को संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति के सामने उन्होंने 3 साल के कार्यकाल को कम बताया। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया, जहां गवर्नर का कार्यकाल 4 साल का होता है। राजन ने अर्थव्यवस्था की ताजा स्थिति, आर्थिक सुधारों और डूबते कर्ज की समस्या से भी समिति को अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान की तरफ से और सबूत मांगे जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि आतंकवाद को पनाह देना महंगा पड़ सकता है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आतंकवाद के खात्मे पर जोर दिया। We also need to work and fight together to eliminate international terrorism. This should be done without any differentiation of a good or bad terrorist. A terrorist is a terrorist and is someone who is acting against humanity as a whole. Those countries which sponsor and harbor terrorists should be made to pay a price. दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स यूथ सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए इसके खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क किए बगैर कार्रवाई की बात कही। विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान ने मुंबई हमले को लेकर भारत से और सबूत की मांग की है। पाकिस्तान ने मुंबई मामले के ट्रायल को जल्द पूरा करने के लिए सबूत मांगे हैं। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। 26/11 की साजिश बंबई में हुई, उसको अंजाम बंबई में दिया गया, लेकिन साजिश करता तो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान ने सबूत ढूंढने थे। भारत की तरफ से सबूत मांगना, इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपी हैं। मुंबई आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच कल जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले का मुद्दा विधानसभा में उठा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसी हरकतों से बाज आए। वहीं पुलवामा में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर गुरुवार को विधानसभा में गतिरोध जारी रहा। विधायकों ने बढ़ती आतंकी घटनाओं पर चिंता जताते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे हिंसा से बाज आने की नसीहत दी। हमारे मुल्क को भी अगर तरक्की करनी है तो ये गोलियों की बुछाड़ नहीं चलेगी एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे वो डायरेक्ट वॉर हो, ये नहीं चलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। वहीं गुरुवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले शनिवार को पंपोर में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। गृह मंत्रालय ने जहां बढ़ती आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं, वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को घाटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी महासचिव और पूर्व मंत्री आरके चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरके चौधरी ने बीएसपी प्रमुख पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं,
जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती पर टिकट बेचने का आरोप शामिल है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बहुजन समाज पार्टी को ये एक और बड़ा झटका लगा है। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीएसपी प्रमुख पर इसी तरह का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रमुख पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। हालांकि बीएसपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन महापुरुषों की विचारधारा किनारे हो गई और बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े धनाढ्य पैसा वाले घुस गए। निश्चित तौर पे सुश्री मायावती के नेतृत्व में अब बहुजन समाज पार्टी के सामाजिक आंदोलन का काफिला कारवां आगे बढ़ने वाला नहीं है। विवश होके हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया है और मैंने पहले भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि सुश्री मायावती जी का अपना निजी रियल एस्टेट कंपनी बनके रह गया। मध्य प्रदेश में तीसरी बार सत्ता संभालने के 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार किया। गुरुवार को राज्यपाल राम नरेश यादव ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कल 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें 6 नए चेहरे हैं। नए मंत्रियों में 4 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। वहीं गृह मंत्री बाबूलाल गौर और लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मुझसे ये कहा गया कि आप वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी आपसे आशा रखती है कि आप इस्तीफा दे दें। मैंने इस्तीफा दे दिया, कोई नाराजगी। वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत से काम किया, बेहतर सेवा की और पार्टी के आदेश को मानते हुए श्री बाबूलाल गौर जी ने और श्रीमान सरताज सिंह जी ने मेरे पास इस्तीफे भेज दिए हैं। वो इस्तीफे स्वीकृत करने के लिए मैंने महामहिम राज्यपाल जी को भेज दिए। दिल्ली में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर विवाद बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब दूसरे राज्यों में ऐसी नियुक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने कल चुनाव आयोग से शिकायत करके दूसरे राज्यों में संसदीय सचिव बनाने और उन्हें मिल रही सुविधाओं के खिलाफ शिकायत की। वहीं संसदीय सचिव मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दूसरे राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में आम आदमी पार्टी गुरुवार को चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंची। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत 11 राज्यों में संसदीय सचिवों को बंगला, गाड़ी, वेतन समेत कई सुविधाएं मिली हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई करने की मांग की। राज्यों में जो ये संसदीय सचिव और मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं, जिनके ऊपर राज्य सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, जिसकी आरटीआई भी आ चुकी है, उनकी सदस्यता आप कैंसिल कीजिए। ऐसा अनुरोध हम लोगों ने इलेक्शन भारत के निर्वाचन आयोग में किया। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के रवैये पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को गुमराह करने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी चाहती है ये प्रक्रिया लंबी हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये सब आते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 24 जून को दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी और संसदीय सचिव बनाने के मामले में 11 सवाल पूछे हैं। इसमें नियुक्ति, उन्हें मिल रही सुविधाओं, ऑफिस और उनके काम के बारे में सवाल शामिल हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने 21 सदस्यीय सचिवों को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मार्च 2015 में संसदीय सचिव बनाया गया था, लेकिन इससे जुड़े कानून में संशोधन जून 2015 में किया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने संसदीय सचिवों से जुड़े बिल को वापस कर दिया था। इसके बाद लाभ के पद के आरोप में 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखेंगे पेनाल्टी शूटआउट में पोलैंड को हरा पुर्तगाल यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिव्यांगों को प्रमोशन के दौरान समूह क और समूह ख की नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक ऑर्डर जारी करके इन नौकरियों में पदोन्नति के दौरान आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरक्षण नहीं देने का सरकार का फैसला सही नहीं है। दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण का लाभ मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पदोन्नति में भी जारी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को तीसरे जेंडर से अलग बताया है। मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। साथ ही केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देने का निर्देश दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कोर्ट से एलजीबीटी मामले में स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी। केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में ही सब कुछ साफ कह दिया गया था और अब तक सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार मिल जाने चाहिए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जल्द ही कदम उठाने के लिए भी कहा है। सरकार पूरे देश को एक बाजार बनाना चाहती है और कामकाज में लैंगिक भेदभाव को खत्म करना चाहती है। इसलिए केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल, दुकानों और सिनेमा घरों को 365 दिन खुले रखने को मंजूरी दी है। लेकिन इसे लागू करने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं करनी होंगी, जिसमें कामगारों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने कारोबारियों को उनकी सहूलियत के हिसाब से कामकाज करने की मंजूरी तो दी है, लेकिन इस योजना को अमली जामा पहनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लोग इस व्यवस्था पर संदेह भी जता रहे हैं। ग्राहकों की संख्या के साथ साथ महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठ रहा है। आज की डेट में यार हर इंसान बिजी है, लोग सर्विस में लगे हुए हैं, तो दे फील फ्रीडम। उनको एक फ्रीडम है कि वो नाइट में चाहे तो नाइट में जा सकते हैं, दिन में चाहे तो दिन में जा सकते हैं। फीमेल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय सिक्योरिटी, उनके लिए कन्वीनियंस का तरीका क्या होगा, ये सब चीजें। सो दे हैव टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। शॉपिंग की इस आजादी का मकसद हर साल 15% की दर से बढ़ने वाले 40 लाख करोड़ रुपए के बाजार को मुकाबले में बनाए रखना है, क्योंकि लोगों में ऑनलाइन खरीदारी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने देश भर के छोटे बड़े दुकानदारों, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट मालिकों की परेशानी बढ़ा दी है। आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी, रेस्टोरेंट, शॉप्स, मॉल्स दिन बर दिन खुले रहेंगे और रातों रात खुले रहेंगे और इससे बिजनेस बहुत बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकार, कंपनियों और ग्राहक तीनों का ही फायदा होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेगा। ये एक मॉडल बिल बनाया जाएगा और क्योंकि ये राज्यों का विषय है तो राज्यों को भेजा जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े। सरकार इस कानून को फायदे का सौदा भले ही मानकर चल रही हो, लेकिन इस कानून के लचीलेपन के चलते इसकी एक रूपता शायद ही नजर आए। मसलन ये बिल राज्यों को लागू करना है और इसकी सूरत कैसी होगी, ये फैसला भी राज्य सरकारें ही करेंगी। रात में काम करने वाली महिलाओं की चिंता उन्हें फैसला लेने में हिचकिचाहट भी पैदा करेंगी। अगर ये कानून अमल में आता है तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। स्विस बैंकों में भारतीयों का धन लगातार दूसरे साल घटा है। साल 2015 में भारतीयों की जमा रकम 1/3 घटकर 8,392 करोड़ रुपए रह गई। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। इन बैंकों में गोपनीयता घटने के बाद जमा रकम में गिरावट आई है। साल 2006 के बाद से इसमें गिरावट आ रही है। तब यहां भारतीयों के 23,000 करोड़ रुपए जमा थे। हालांकि 2011 और 13 में जमाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 2011 में इसमें 12% और 2013 में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बात मौसम की करते हैं। मॉनसून देश के ज्यादातर हिस्सों में सक्रिय है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली समेत कई जगह झमाझम बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और जल्द ही देश के बाकी हिस्सों में भी अच्छी बारिश होगी। जो डेफिशिएंसी एक सप्ताह पहले 25% थी, अब वो घटती 12% रह गई है। तो कहीं ना कहीं पिछले एक सप्ताह से 10 दिन के बीच में मानसून में अच्छी बारिश हुई है। नॉर्मल से जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बारिश हुई है।
अगर आप हमारा मानचित्र देखें तो देश के लगभग सारे राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। जो ग्रीन लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये वो लाइन है जहां तक मानसून ने सारा देश कवर कर लिया है। ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने के फैसले के बाद बना अनिश्चितता का माहौल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों में मची खींचतान जारी है। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हट गए हैं, जबकि गृह मंत्री टेरेसा और न्याय मंत्री माइकल गोव ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसके अलावा ब्रेक्जिट के आर्थिक हालात पर असर को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताई जा रही हैं। ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के बाद से शुरू हुई राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। गुरुवार तक इस दौड़ में आगे माने जा रहे बोरिस जॉनसन ने अचानक अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि सरकार में शामिल कई दूसरे नेताओं ने इस पद को लेकर अपनी दावेदारी जताई है। I think the leadership race is now wide open. I think it will take a couple of days for us to work out exactly what the implications are. And if Graham Brady, the chairman of the 1922 committee, were to ask me as one of the candidates. विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन पर अपने पद से हटने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर उनकी जगह लेने के लिए होड़ मची हुई है। Whatever now takes place in our party, politics should be conducted in a decent manner. When I stood for the leadership last summer, I called for a kinder, gentler politics. Sadly, I have to report that is still work in progress. ब्रेक्सिट के आर्थिक असर को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताई जा रही हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी ने कहा है कि स्थिति जल्द साफ नहीं हुई तो लंबे समय में ब्रिटेन को इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर IMF ने कहा है कि ब्रिटेन के जनमत का विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। I'd say Brexit has created significant uncertainty and we believe this is likely to dampen growth in the near term, particularly in the UK, but with repercussions also for Europe and the global economy. यूरोपीय संघ ने एक बार फिर साफ किया है कि ब्रिटेन जब तक EU को पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा तब तक उसके साथ व्यापार को लेकर कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन के नए राजनीतिक हालात का असर टाटा के ब्रिटिश कारोबार पर भी पड़ा है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से टाटा स्टील के ब्रिटिश कारोबार को बेचने की योजना पटरी से उतर गई है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि पेंशन स्कीम पर कंपनी के साथ चल रही बातचीत फिलहाल खत्म हो चुकी है और अब इस पर बाद में फैसला होगा। टाटा स्टील ने मार्च में अपना ब्रिटिश कारोबार बेचने की घोषणा की थी। खरीदार स्टील वर्क्स पेंशन स्कीम का बोझ उठाने से हिचकिचा रहे हैं, जिसके सदस्यों की तादाद करीब 1,30,000 है। इस बीच भारत में टाटा के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और अब खबर खेल जगत से। सबसे पहले बात यूरो कप फुटबॉल की। पुर्तगाल यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने पोलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। निर्धारित समय से दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर थीं। अतिरिक्त समय में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पुर्तगाल की तरफ से रोनाल्डो, नैनी, सैंचेज, मोंटिनो और क्वारेस्मा ने फ्री किक को गोल में तब्दील कर दिया, जबकि पोलैंड की तरफ से जैकब ब्लिस्कोस्वी पेनल्टी से चूक गए। और अब बात विंबलडन की। गुरुवार को महिला एकल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। फ्रेंच ओपन चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा का सफर दूसरे दौर में ही खत्म हो गया। स्पेन की मुगुरुजा को 124वें नंबर की स्लोवाकियाई क्वालिफायर जाना सेपेलोवा ने आसानी से हरा दिया। 59 मिनट तक चले इस मुकाबले को सेपेलोवा ने 6-3, 6-2 से अपने नाम कर लिया। और उधर पोलैंड की रद्वांस्का मुश्किल से तीसरे दौर में जगह बनाने में कामयाब रही। दूसरे दौर में रद्वांस्का को क्रोएशिया की ए कॉन्जू से कड़ी चुनौती मिली। मुकाबला 3 सेट तक खिंच गया। आखिरकार रद्वांस्का ने मुकाबला 6-2, 4-6, 9-7 से अपने नाम कर लिया। रोमानिया की 5वीं वरीय सिमोना हालेप ने भी अगले दौर में जगह बनाई है। उन्हें इटली की फ्रांसिस्का शियावोन को 6-1, 6-1 से हराने में कोई परेशानी नहीं हुई।
वहीं पुरुष एकल में भी उलटफेर देखने को मिला। स्पेन के 13वीं वरीयता प्राप्त डेविड फेरर का सफर दूसरे ही दौर में खत्म हो गया। फेरर को फ्रांस के निकोलस माहुट ने 6-1, 6-4, 6-3 से हरा दिया। वहीं दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी एंडी मरे ने आसान जीत दर्ज करके तीसरे दौर में प्रवेश किया। मरे ने दूसरे दौर में ताइपे के येन सुन लू को आसानी से हरा दिया। 1 घंटे 40 मिनट तक चले मैच में मरे ने 6-3, 6-2, 6-1 से जीत हासिल की। वहीं जापान के केई निशिकोरी तीसरे दौर में जगह बनाने में कामयाब रहे। विश्व में 6ठे नंबर के निशिकोरी ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी की। 2 घंटे और 36 मिनट तक चले मैच में उन्होंने फ्रांस के जूलियन बेनातू को हराया। निशिकोरी ने मुकाबला 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 से अपने नाम किया। बात ईद की। ईद के करीब हफ्ते भर पहले बाजारों में रौनक पूरे शबाब पर है। बाजारों में भारी भीड़ है। दिल्ली में सेवई, खाजला और फेनी के अलावा बनारसी सेवई की मांग जोरों पर है। खास रिपोर्ट। भले ही ईद में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर लोगों में अभी से जोश का माहौल है। दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास की रौनक इस बात की गवाह है। इस बार बनारस की बनी देसी घी की सेवई लोगों को खूब भा रही है। तो रमज़ान स्पेशल जो है उसकी ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है, क्योंकि वो सिर्फ रमज़ान में ही आती है और स्पेशल रमज़ान के लिए बनारस से मंगवाई जाती है। यूँ तो ईद की तैयारियां पूरे महीने ही चलती हैं, लेकिन इस टाइम जोर शोर से ईद की तैयारियां चल रही हैं। सेवैयाँ जो बनारसी सेवैयाँ हैं ना, ये वाली, ये रमज़ान में एक ही दफ़ा आती है। ये बनारस की होती है ये, और ये अच्छी लगती है खाने के अंदर। बनारसी सेवई के अलावा ईरान के कीमिया खजूर को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इनको इसलिए पसंद किया जाता है कि ये सूखी हुई होती हैं और इनको काफ़ी दिन तक रखा भी जा सकता है, क्योंकि एक हफ्ता है ईद का। बनारस की सेवैयाँ लेने के लिए आए हैं नोएडा से, खासकर इसका नाम सुनते हैं तो इसलिए यहाँ पे आए हैं, और किमाम भी बनाते हैं इसको, तो टेस्टी बनती है ये। रमज़ान के 30 रोज़े के बाद ईद का त्यौहार आता है। इस दिन लोग ईदगाह और मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करने जाते हैं। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। वैसे तो बनारस पूरी दुनिया में साड़ियों की बाजार के लिए जाना जाता है, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद की हर गलियों में ईद के इस खास मौके पर बनारस की बनी सेवैयाँ सारे लोगों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री की सभी मंत्रियों के साथ बैठक, मंत्रालयों के कामकाज का लिया जायजा, योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश। पाकिस्तान ने मुंबई हमले में मांगे और सबूत, कश्मीर में महबूबा की पाक को चेतावनी। सुषमा स्वराज ने भी आतंकवाद को लेकर की कड़ी आलोचना। विश्व बैंक का ऐलान, भारत सबसे बड़ा साझेदार। अध्यक्ष जिम योंग किम की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात, सामाजिक क्षेत्र में हर संभव मदद देने का वादा। ब्रिटेन पर यूरोपीय संघ का सख्त रुख, बाहर निकलने पर ही होगी वार्ता। प्रधानमंत्री पद के लिए घमासान, गृह मंत्री और न्याय मंत्री ने पेश की दावेदारी। और विंबलडन में बड़ा उलटफेर, महिला एकल से फ्रेंच ओपन चैंपियन मुगुरुजा बाहर। पुरुष वर्ग में फेडरर का सफर थमा, मरे और निशिकोरी तीसरे दौर में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।